तो आज हम लोग ACF का जो पेपर 2 है उसमें जो पहला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री साइंस का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो अब हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसका प्रारंभिक ज्ञान। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो शुरू करने के पहले ये समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या होती है और उसकी दर क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक मेरे पास सब्सटेंस ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और बना रहा है सी, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें ए और बी क्रियाकारक हैं और सी जो है वो उत्पाद है, मतलब ए और बी रिएक्टेंट है और सी है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब एक या एक से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब इस रासायनिक अभिक्रिया की दर की हम बात कर रहे हैं। तो दर क्या होता है, दर कैसे निकालेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो अभिकारकों एवं उत्पादों के सांद्रण में, सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन में, इकाई समय में होने वाला परिवर्तन। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये है अभिकारक, ए और बी से बन रहा है सी। तो अभिकारकों में व उत्पादों में इकाई समय में ये रिएक्शन हो रही है मान लो टी समय में। ठीक है, तो इसको बोल लेते हैं इकाई समय में। तो अभिकारकों में व उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन। अब ये परिवर्तन किस तरीके से होगा, अभिकारक जो हैं इनकी जो सांद्रता है वो कम होगी और उत्पाद की जो सांद्रता है वो अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि ये जब डिसअपियर होंगे तभी प्रोडक्ट अपीयर होगा। ठीक है, तो ए और बी की सांद्रता में कमी और सी की सांद्रता में वृद्धि। तो अभिकारकों की सांद्रता में इकाई समय में कमी व उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में वृद्धि। ठीक है, यह उनकी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर तो हमने समझ ली कि क्या होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया हम देख लेते हैं कि अभिक्रिया होती है तो अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं इनका वर्गीकरण अगर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। सबसे पहला तीव्र, वेरी फास्ट, दूसरा है अत्यंत मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो, और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन या फिर मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण में हमने देखा कि 3 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला तीव्र, दूसरा अत्यंत मंद और तीसरा होती है मध्यम अभिक्रिया। अब हम एक एक करके सारे रिएक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के वर्गीकरण में सबसे पहला है तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया जो होती है मतलब वेरी फास्ट अभिक्रिया, जो वेरी फास्ट रिएक्शन जो होता है ये कब होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन कब होता है, तो ये आयनिक स्पीशीज़ में होता है। सबसे पहले तो आयनिक स्पीशीज़ मतलब ऐसे स्पीशीज़ जो आयंस के फॉर्म में हों। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो NaCl में जो Na है वो पॉजिटिव चार्ज आयन है और Cl जो है वो क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। AgNO3 की बात करें तो इसमें सिल्वर पॉजिटिवली चार्ज होता है और NO3 नेगेटिवली चार्ज होता है। तो क्या होगा, Na पॉजिटिव है तो ये AgNO3 के NO3 जो नेगेटिव पार्ट है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और NaNO3 बनाएगा, और Ag जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और AgCl बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अभिक्रिया प्राप्त होगी वो होगी NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो ये देखा जाता है कि रिएक्शन बहुत फास्ट है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है उसकी अभिक्रिया की दर का निर्धारण, अभिक्रिया की दर का निर्धारण कि वो अभिक्रिया कितनी फास्ट हो रही है या किस तरीके से हो रही है, अभिक्रिया की दर का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है। ठीक, अब इसी तरीके से हम अत्यंत मंद अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना है ना। अब लोहे में जंग लगने की जो अभिक्रिया है, ठीक है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसमें सालों लग जाते हैं। लोहे में जंग लगने की जो अभिक्रिया है इसमें, लोहा मतलब आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग इन आयरन, तो ये हो गया आयरन। आयरन में नमी की वजह से ये आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इसमें नमी आ जाता है, जंग लगना बोलते हैं इस अभिक्रिया को।
तो ये जो जंग लगने की अभिक्रिया ये भी इतनी धीमी गति से होती है कि इसकी भी अभिक्रिया का निर्धारण नहीं किया जा सकता, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा तेज गति से होने वाली अभिक्रिया और बहुत ही धीमे गति से होने वाली अभिक्रिया का दोनों का ही निर्धारण संभव नहीं है। अब हमारे पास जो तीसरी अभिक्रिया है वो है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्शन को अब हम देखते हैं कि क्या है मॉडरेट रिएक्शन और क्या इस अभिक्रिया का या मॉडरेट रिएक्शन का निर्धारण संभव है या नहीं। अब हम देखते हैं मध्यम अभिक्रिया या फिर मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो मध्यम अभिक्रिया जो होती है, ये अभिक्रिया जो होती है बहुत ही ज़्यादा मापनीय गति से कमरे के ताप पर संभव है। यह अभिक्रिया कमरे के ताप पर संभव है और मापनीय गति से अर्थात इसकी गति का मापन किया जा सकता है, इसकी अभिक्रिया का दर का मापन किया जा सकता है। इस अभिक्रिया की जो दर होती है वो बहुत ही तीव्र अभिक्रिया और अत्यंत मंद अभिक्रिया के बीच की होती है, इसलिए इसका निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि इसके कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिक्स होते हैं तो 2NH3 अमोनिया का निर्माण होता है। एस्टर का जल अपघटन देख लिया जाए, ठीक है। तो CH3CO OC2H5 ये है एस्टर। इसका जब जल अपघटन कराते हैं H+ और OH में जल के अणु टूट जाते हैं तो ये बनाता है एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में रिएक्शन दे के कि ये अत्यंत तीव्र अभिक्रिया है, मध्यम अभिक्रिया है या बहुत ही मंद अभिक्रिया है, अत्यंत मंद अभिक्रिया है। तो इसलिए हमको रिएक्शन भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मध्यम अभिक्रिया जो है इसमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जा सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि ये अभिक्रिया मध्यम अभिक्रिया है, ये बहुत अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया और अत्यधिक मंद अभिक्रिया के बीच की अभिक्रिया है ना, और ये कमरे के ताप पर भी संभव है, इसलिए मध्यम अभिक्रिया का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक। अब हम आगे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया की दर जो होती है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अभिक्रिया की दर का निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे तो इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर के निर्धारण को कैसे लिखा जाता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये अभिक्रिया देखते हैं। A+B मिलकर बना रहे हैं C, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। अब मेरे को इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो याद रखिएगा A और B यहाँ पे है रिएक्टेंट या फिर इसको बोला जाता है अभिकारक, ठीक है, ये है अभिकारक, और C यहाँ पे है उत्पाद या प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा A और B की सांद्रता में इकाई समय में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और C में इकाई समय में भी इकाई समय में परिवर्तन हो रहा है। बस अंतर दोनों में ये है कि A और B की सांद्रता जो है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है दोनों की सांद्रता, और C की सांद्रता समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, ये अपीयर्ड होते चला जा रहा है, क्योंकि जब ये जब रिएक्टेंट डिसअपीयर होंगे तब जाकर प्रोडक्ट अपीयर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि A और B की सांद्रता में निरंतर कमी होती जा रही है और C की सांद्रता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम सामने लगाते हैं डेल्टा का साइन। इसका मतलब होता है परिवर्तन, ये बताता है परिवर्तन के बारे में कि A की सांद्रता में समय के साथ इकाई समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो अभिक्रिया की दर है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे डेल A/del T, ठीक है। B की सांद्रता में भी जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे del B/del T, और C की सांद्रता में भी जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लिखेंगे del C/del T, क्योंकि ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये जो बता रहा है, इसमें जो ऊपर की तरफ है वो बताता है सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, और नीचे होता है समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे del A की सांद्रता है। अब हम जानते हैं A जो हो रहा है उसकी मात्रा में निरंतर कमी हो रही है, इसलिए हम इसके सामने में नेगेटिव का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? नेगेटिव का साइन इसलिए नहीं लगाएंगे कि इसमें कमी हो रही है, नेगेटिव का साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि अभिक्रिया की दर जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अगर मान लीजिए del A की सांद्रता में निरंतर कमी हो रही है और मैं अगर इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगाऊंगा तो इससे यही पता चलता है कि del A की सांद्रता जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि इसकी सांद्रता हमेशा कैसी हो रही है, कम हो रही है।
तो इसकी कमी को धनात्मक रूप में परिवर्तित करने के लिए इसके सामने में नेगेटिव का साइन लगाते हैं। तो याद रखिएगा, अभिक्रिया की दर जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो अभिकारकों की दर जो होती है वो हमेशा घटती है, इसलिए अभिकारकों की दर के आगे नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। परंतु उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए उत्पाद की सांद्रता के आगे पॉजिटिव का साइन लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ए और बी है, इनकी सांद्रता में धीरे धीरे कमी हो रही है समय के सापेक्ष, इसलिए क्या हो रहा है, ए की सांद्रता में जो कमी हो रही है, ऑलरेडी कमी हो रही है, घट रही है, इसलिए इसके सामने माइनस लगा दिए, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। सेम बी की सांद्रता में भी, और सी की सांद्रता, ये प्रोडक्ट है, इसकी सांद्रता बढ़ रही है, इसलिए सी की सांद्रता में हम पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्धारण करेंगे। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 2x प्लस 2y gives 3z। ठीक है, अब ये एग्जांपल मैंने लिया है 2x प्लस 2y gives 3z। तो इसके लिए हम अभिक्रिया की दर कैसे निर्धारित करेंगे? तो अभिक्रिया की दर हमको मालूम है सांद्रता बटे समय जो होता है, इसमें अभिकारक की सांद्रता या फिर उत्पाद की सांद्रता, और नीचे हो जाएगा समय। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x, y और z है, तो इसके लिए हो जाएगा डेल x बाई डेल टी, डेल y बाई डेल टी और डेल z बाई डेल टी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हमको पता है कि अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी तभी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, मतलब इसके सामने ऋणात्मक का चिन्ह तो आएगा ही, और इसकी सांद्रता में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए इसके में धनात्मक का चिन्ह आएगा। अब देखिए, इसके सामने में है 2, इसके सामने में है 2 और यहाँ पर है 3। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसके सामने में 2 है तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होता है उसको हम अपॉन में ले लेते हैं, रेसिप्रोकल में ले लेते हैं। 1/2 हो जाता है ये, -1/2, ये हो जाएगा भी -1/2, और ये हो जाएगा +1/3। इस तरीके से उसको लिखते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जो कि लास्ट ईयर एसीएफ में आया था, पिछली बार के एसीएफ में 2017 में क्वेश्चन आया था। हालांकि वो रासायनिक साम्यावस्था से आया था, बट उसमें साम्यावस्था का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि अभिक्रिया हमको दे देगी और इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन। उसमें से हमको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस अभिक्रिया के लिए कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन सही है। ठीक है, तो ये हमको आना चाहिए। देखो, सामने में 2 है, इधर भी सामने 2 है और इधर 3 है, तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं इसको। ये 1/2 में हो जाएगा। अभिकारकों की सांद्रता हमेशा घटती है, तो उसको धनात्मक करने के लिए हम सामने ऋण का साइन लगाते हैं। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, तो ये बढ़ रही है, इसलिए इसमें धनात्मक का चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो सामने में 2, 2 और 3 लिखा है, ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, जो कि रेसिप्रोकल अपॉन में आ जाते हैं, 1/2, 1/2, 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्धारण करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किससे देखा जाए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है। अब हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन उसके पहले हम अभिक्रिया की जो दर है उसका यूनिट देख लेते हैं कि इसकी यूनिट का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभिक्रिया की जो दर है उसका जो सूत्र होता है वो होता है सांद्रता बटे समय। अब ये सांद्रता क्या होगी, या तो अभिकारक की सांद्रता या फिर उत्पाद की सांद्रता। तो अभिकारक के विलुप्त होने की दर या उत्पाद के बनने की दर, क्योंकि हमको पता है कि अभिकारक विलुप्त होते हैं और उत्पाद बनते हैं। तो सांद्रता को हम मोल प्रति लीटर से भी व्यक्त करते हैं, या इसको मोल प्रति लीटर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मोल प्रति लीटर को यहाँ लिख देते हैं, और समय को हम सेकंड्स दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोल पर लीटर, और नीचे में है समय इनटू समय सेकंड। जब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो इनकी जो घातें हैं वो हो जाएगी इन्वर्स में, तो मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी कभी यूनिट भी पूछ देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल
पर लीटर पर सेकंड या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिक्रिया है मेरे पास 3A से बन रहा है 2B + C। ठीक है, ये एक बंद पात्र में हो रही है। किस पात्र में? क्लोज्ड एक सिस्टम है, उसके अंदर ये अभिक्रिया हो रही है। अब A के विलुप्त होने की दर, ठीक है, तो A डिसअपियर हो रहा है धीरे धीरे, तो A की विलुप्त होने की दर कितनी है? 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, A के विलुप्त होने की दर है 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो B के विलुप्त होने की दर और B के बनने की दर और C के बनने की दर की गणना करनी है, क्योंकि B और C क्या है? उत्पाद है। तो उनके दर की हमको गणना करनी, तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिख दिया। ये मेरे पास रिएक्शन है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा? A है तो dA/dt, dB/dt, dC/dt, और ये उत्पाद है तो सामने प्लस प्लस लगेगा, और ये रिएक्टेंट है तो इसके सामने माइनस लगेगा। अब मैं बताया कि जो सामने में होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा सिर्फ 1, या यहाँ पे 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या। देखो, ये तो हमारे पास अभिक्रिया हो गई है ना। अब हमको क्या दिया हुआ है? इस A के डिसअपियर होने की, मतलब विलुप्त होने की दर हमको दी हुई है। तो A के विलुप्त होने की दर कितनी है? 0.01 मोल पर लीटर, मतलब हमको वैल्यू दी हुई है dA/dt की। कितनी दी हुई है? 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमको दिया है, और B की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो B की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखो, ये और ये इक्वल में है। ठीक है, तो हमको इसका मान दिया हुआ है तो अब हम इसको कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं? 1/3 इसका मान दिया हुआ है 0 × 0.01, और यहाँ पे है 1/2, और ये हो जाएगा dB/dt। अब हमको गणना करनी है dB/dt की, मतलब इसकी गणना करनी है। ठीक है, तो ये जो 1/2 है, 2 को मैं पक्षांतर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वो नीचे हर की तरफ है तो ऊपर जाएगा तो वो अंश की तरफ हो जाएगा। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा -2/3 × 0.01 = dB/dt। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 0.0066 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आएगा dB/dt। तो dB/dt की सांद्रता कितनी है कि 0.0066 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब अगर हमको निकालना है dC/dt, तो dC/dc की गणना किस तरीके से करेंगे? dB/dt तो हमको पता चल गया। अब हम dC/dt की गणना कर लेते हैं। देखो, हमें पता है A के बारे में। ठीक है, A का मान है 1/3 × 0.01। ठीक है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा dC/dt के। सीधा अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0033 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा dC/dt। तो इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आएगा, है ना। देखो, इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास अभिक्रिया थी 3A, 2B और 2C, तो इस अभिक्रिया में मैंने इस तरीके से सबकी सांद्रता तो निकाल दी, अभिक्रिया की दर तो मैंने निकाल दी। ठीक है, अब अभिक्रिया की दर मैंने निकाल दी ना, तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इसमें जो माइनस साइन मैंने लगाया था वो इसलिए लगाया था क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घट रही थी। लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस साइन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस साइन लगाने से अभिक्रिया की दर जो है वो माइनस हो जाएगी। और हमको मालूम है ये उत्पाद है और उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती है। अब उत्पाद हो या अभिकारक हो,
है ना, कभी भी अभिक्रिया की दर माइनस में नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाया है, यहाँ पर भी मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया। तो इस तरीके का प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, तो अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।